नमस्कार, मैं योगेश राणा। मंत्रिमंडल विस्तार उत्तराखंड में अभी टल गया है। सवाल यह है आखिर क्यों टल गया है, जबकि अचानक से दिल्ली के लिए बीजेपी में शुरू हुई नेताओं की भागदौड़ से परिणाम क्यों नहीं निकल पाया, यह सवाल बन रहा है। किस बात का इंतजार करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार को कुछ दिन के लिए टाला गया है, यह कुछ सवाल है। इन्हीं सवालों के आसपास बात करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं रितु खंडूरी की। वो अचानक से इतने दिन बाद, करीब 1 महीने बाद एक बार फिर से सफाई देने मीडिया के सामने क्यों आई है। उन्होंने पीटीआई से बात की है। क्या उनकी कुर्सी को कोई खतरा दिख रहा है, या फिर उनको यह एहसास हो चला है कि विधानसभा में जो उन्होंने किया वो उन्होंने अपने पद और अपनी समझ के हिसाब से तो सही किया, लेकिन उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड की राजनीति में संदेश अच्छा नहीं गया है, या फिर संदेश कुछ गलत चला गया है, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला के बीच में जो बहस हुई थी, जब सत्र चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, उसको हुए करीब 1 माह का समय गुजर गया है। इस बीच उत्तराखंड की राजनीति में बहुत सारी घटनाएं घट गई है, बहुत सी बातें हो गई है और बातें शांत भी करीब करीब हो गई है। लखपत बुटोला ने जब रितु खंडूरी के अनुशासनात्मक कार्रवाई, डांटने डपटने और यह कहने के बाद कि सदन को राजनीति का अड्डा ना बनाया जाए, इसके बाद कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला ने सदन को छोड़ दिया था। वो सदन से बाहर चले गए। इसके बाद करीब 3 घंटा सदन चला, लेकिन कांग्रेस का एक भी विधायक अपने साथी, अपने विधायक लखपत बुटोला के साथ सदन से बाहर नहीं गया, बहिष्कार नहीं किया, अकेले वो ही गए। इस तरह से कांग्रेस के जो विधायक है सदन में जो मौजूद थे, उन पर भी उस बात को इतनी गंभीरता से लिया नहीं। ये एक बात उठी, बाहर सवाल भी हुए कि आखिर पूरे कांग्रेस के सभी विधायकों ने सदन से बहिष्कार क्यों नहीं किया। वो तो उठकर गए नहीं। ये अलग बात है कि सदन के बाहर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, इसको लगातार मुद्दा बनाए हुए, उन्होंने गंभीरता से लिया है। वो लगातार कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पर वो हमले कर रहे हैं, और वो लगातार कह रहे हैं कि वो उत्तराखंड की जनता से माफी मांगी। उनका जो व्यवहार था वह उस पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था जिस पद पर वो बैठी हुई है। यह सब चल रहा है। सवाल यह भी है कि जब अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित हो गया है, उसके बाद रितु खंडूरी गैरसैंण पहुंची और उन्होंने वहां पर भी बयान दिया। उन्होंने खुद को उत्तराखंडी बताया और उन्होंने कहा कि वो सदन में केवल अनुशासन को बनाए रखने के लिए ही काम करती है। अब जब उस वक्त सफाई जारी कर दी गई थी, तो इतना वक्त गुजरने के बाद, करीब 1 माह गुजरने के बाद भी फिर क्यों इस पर बात हो रही है, क्यों बयान आ रहे हैं। आप पहले रितु खंडूरी का बयान सुनिए, इसके बाद उनके बयान के कारण और टल रहे मंत्रिमंडल विस्तार पर बात करेंगे उत्तराखंड में। देखिए, ऐसा है, मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूँगी। मेरा जो स्पीकर का रोल होता है, स्पीकर का जो कार्य होता है, वो सदन की गरिमा रखना है, सदन को डिसिप्लिन्ड तरीके, अनुशासित तरीके से चलाने का कार्य है, और वो मैं उस दायित्व को पूरी तरह से निभाने का प्रयास करती हूँ। और उस दिन भी मैं वही प्रयास कर रही थी कि सदन की गरिमा, क्योंकि हमें केवल उत्तराखंड नहीं, भारत नहीं, पूरे देश विदेश में देखा जाता है, और बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आचरण कैसा है। उसके बाद ये कहा गया कि मैं खड़ी हो गई, मैं अग्रेसिव हो गई। स्पीकर का खड़ा होने का मतलब यही होता है, एक संदेश देने का प्रयास स्पीकर करता है कि जब स्पीकर खड़ा हो गया तो विधायक जो गण हैं वो बैठ जाएं। यही एक संदेश होता है। और अगर आप पुरानी कार्रवाई उठा के देखेंगे, इसी तरह की चीज होती है कि जब स्पीकर खड़े होते हैं तो इसमें अग्रेसिवनेस की कोई बात ही नहीं थी। और ये भी कहा जा रहा है कि मैं देखिए सबको देती हूँ, पक्ष विपक्ष सब लोग बोलते हैं, और अगर उस सदन में 11-11 घंटे मैं बैठी हूँ, वो कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं बैठी हूँ। जनता की बात ज्यादा से ज्यादा सदन में कही जाए, लोग जो वहां पे उनके प्रतिनिधि हैं ज्यादा से ज्यादा बात अपनी वहां पर कह पाए, इसका मेरा प्रयास रहता है। रितु खंडूरी कह रही है वो 11-11 घंटे सदन को चलाती है। वो उस दिन भी सदन को गरिमा के साथ चलाने की कोशिश कर रही थी। उत्तराखंड में बीजेपी एक राजनीतिक तूफान में घिरी हुई है, और उससे बाहर निकलती हुई दिख तो रही है, लेकिन अभी भी बहुत से बवंडर उठ रहे हैं।
इसीलिए सवाल यह आता है कि रितु खंडूरी अब 1 माह बाद, और जो उत्तराखंड में कुछ बड़ी घटनाएं होती हुई दिख रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, तय ही करीब करीब हो गया है कब प्रदेश अध्यक्ष नए नियुक्त किए जाएंगे। इस समय अगर वो अपनी सफाई पेश कर रही है तो यानी कि कुछ चल रहा है उनके आसपास। उत्तराखंड में बीजेपी में इस वक्त राजनीतिक तौर पर क्या चल रहा है उसको 3 बातों से समझना चाहिए। 3 बातों पर गौर किया जाना बहुत ही जरूरी है। पहली बात, 23 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर रहे हैं। उन्होंने अपने इस कार्यकाल में 2-3 ऐसे काम किए हैं जो उत्तराखंड में उनसे पहले जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हुए हैं वो किसी ने नहीं किए। इस तरह की चर्चा भी नहीं हुई है। पहली बात तो यूसीसी को लागू करना। बीजेपी का यह मुद्दा नेशनल लेवल का मुद्दा आज से नहीं रहा है, बीजेपी का जब जन्म हुआ तब से रहा है। लेकिन देश में यूसीसी को लागू कैसे किया जाए, कदम कहां से उठाया जाए, कैसे उठाया जाए, इसको लेकर बीजेपी कोई राय नहीं बना पाती थी, बीजेपी कोई कार्य योजना तक नहीं बना पाती थी। केवल चर्चा होती थी, केवल चुनाव के वक्त मुद्दा बनता था। लेकिन उत्तराखंड में धामी ने इसकी राह निकाली। उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ है यह एक नींव की ईंट की तरह है। पूरे देश में इसको बीजेपी लागू करने की दिशा में यहीं से बढ़ेगी, क्योंकि समाज में, देश की अदालतों में और देश के बुद्धिजीवियों में, देश के समाज के अलग अलग वर्ग में उत्तराखंड में लागू किए गए इस कानून की समीक्षा शुरू हो गई है। इसीलिए फाइनल हल क्या निकलेगा, राह क्या निकलेगी, वो यहीं से बनेगी। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह काम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड से हुआ है। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जब 6 महीने के लिए पहले बनाए गए थे, उस समय पे जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई और विधानसभा चुनाव में धामी ने जनसभाओं में, मंचों से वादा किया कि यूसीसी को लागू किया जाएगा सरकार बनते ही, जिसको पूरा किया। हालांकि इसमें बीजेपी की केंद्रीय टीम का बड़ा योगदान है, बगैर उनके सहयोग के हो नहीं सकता। लेकिन यह भी एक सही बात है कि रास्ता तैयार उत्तराखंड से हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड में शीतकालीन जो 4 धाम यात्रा है, इस पर चर्चा तो बहुत होती थी, बहुत पहले से होती थी, लेकिन इस पर काम इसी बार से शुरू हुआ। अभी शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे शीतकालीन यात्रा एक बड़ा रीढ़ आर्थिक तौर पर उत्तराखंड की बन सकती है, खासकर गढ़वाल की। शीतकालीन यात्रा को गंभीरता से इसलिए भी लिया जाना चाहिए क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। और भी कई ऐसे काम हैं जिसको बीजेपी की राजनीतिक लाइन की दृष्टि से अगर देखें तो वो बड़े हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, थूक जिहाद जैसे जो शब्द है, आप इन शब्दों को लेकर विमर्श कर सकते हैं, इस पर बहस कर सकते हैं। आप इनसे सहमत होंगे या नहीं होंगे, इस पर तमाम राय अलग अलग हो सकती है, बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी की राजनीतिक लाइन की दृष्टि से इन शब्दों को देखेंगे, इनका महत्व देखेंगे, तो इस पर कोई विवाद बीजेपी के भीतर तो नहीं है। अब दूसरी बात पर आते हैं। उत्तराखंड में जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर धामी बैठे, उसी दिन से बीजेपी में उत्तराखंड में एक लाइन खींची हुई साफ साफ दिखी, जिसके एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत और दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी बार बार दिखते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी में इस वक्त जिस राजनीतिक तूफान की चपेट में बीजेपी है, जो खड़ा हुआ है, उसको देखने और समझने के लिए किसी ऐसी जगह पर खड़ा होने की जरूरत है जहां पर खड़ा होकर बीजेपी, कांग्रेस, बॉबी पवार, मोहित डिमरी के साथ साथ एक और एंगल बने, और वो एंगल है बीजेपी की अंदरूनी राजनीति। इस पर कभी विस्तार से बात कर लेंगे, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को समझे बगैर ये बातें बहुत सारी अधूरी रह जाती है। इस पर 1-2 दिन बाद, 5 दिन बाद बात करेंगे विस्तार से, तब तक और भी बहुत सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। अब तीसरी बात पर आते हैं। लड़ाई इस बात पर नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और उसमें मंत्री कौन कौन, कुर्सी मिलेगी, किसको कुर्सी मिलेगी, किसको कुर्सी नहीं रहेगी। यह लड़ाई दूसरे चरण की है। लड़ाई तो अभी इस बात पर है कि उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किसको मिलेगी। यह अलग बात है कि उत्तराखंड में जो खींचतान चल रही है बीजेपी में अंदरूनी तौर पर, उसका बहुत असर ऊपर कितना पड़ेगा यह तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपनी समझ से फैसले लेता है। कितना सुनेगा, किसकी कितनी नहीं सुनेगा, यह जो दिल्ली में भागदौड़ हो रही है, देहरादून और दिल्ली के बीच का एक गलियारा हो गया है पिछले तकरीबन सप्ताह 15 दिन से, तो ये किसकी कारगर ये भागदौड़ साबित होगी ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन पूरी की पूरी जो अभी निगाह है, पूरा फोकस है, वह इस बात पर है कि
प्रदेश अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। महेंद्र भट्ट एक बार फिर विस्तार के हकदार बनते हुए दिख रहे थे। उनका कार्यकाल जो विस्तार की बात हो रही थी, क्योंकि उनके कार्यकाल में बीजेपी ने उत्तराखंड में कई सारी उपलब्धियां पाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन महेंद्र भट्ट के साथ दिक्कत यह है कि वह कुछ कुछ अंतराल पर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, ऐसे बयान देते रहते हैं जो उनके लिए संकट बन जाते हैं। उनका यह बयान जिसमें उन्होंने सड़क छाप शब्द का इस्तेमाल किया, उनको भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, पड़ सकता है। राजनीति में शब्दों की बड़ी महिमा होती है, गरिमा होती है। यह बात महेंद्र भट्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही समझ लेनी चाहिए थी। नैरेटिव शब्दों से ही बनता है, वाक्यों से बनता है, उन शब्दों से निकलने वाले भावार्थ से बनता है, अर्थ से बनता है। हर शब्द अपने साथ एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है। यह ध्यान में रखना जरूरी होता है कि कब किस शब्द का इस्तेमाल किया जाए। राजनीति में बहुत से बातें सार्वजनिक तौर पर क्या कही जाए क्या नहीं कही जाए, इसका बड़ा महत्व होता है। अब बेंगलुरु में संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही है। यह 23 मार्च को समाप्त हो रही है। इसके बाद कभी भी उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो ही जाएगी। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार। उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष कौन बन रहा है, इसी से यह तय हो जाएगा कि आगे की लाइन बीजेपी क्या और किस दिशा में खींचने जा रही है। इसीलिए यह मान ही लीजिए मंत्रिमंडल विस्तार नवरात्र में होने जा रहा है, अभी नहीं हो रहा है। और पद जरूर 5 खाली हुए हैं अभी मौजूदा समय में प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद, लेकिन बदलाव 5 पर नहीं हो सकता है, 5 के बजाय 6-7 पर हो जाए। इसीलिए यह तय है बीजेपी में जो चल रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, वह नवरात्रों में हो सकता है। अब आखिरी और चौथी बात पर आते हैं। बीजेपी के हाईकमान को यदि 2027 में तीसरी बार उत्तराखंड में सरकार बहुत ही आसानी से और प्रचंड जीत के साथ बनानी है, तो यह जो बीजेपी में धामी और त्रिवेंद्र रावत को लेकर कुछ लाइन से खींची हुई दिखती है, सबसे पहले इसका समाधान करने की आवश्यकता है। इसका समाधान बहुत सी परेशानियों को अपने आप हल कर देगा, वरना तो विपक्ष तो है ही नहीं। जहां विपक्ष होता नहीं है, एक बात यह भी ध्यान रखनी चाहिए बीजेपी हाईकमान को, जहां विपक्ष बहुत मजबूत नहीं होता है, बहुत अधिक कमजोर होता है, वहां पर अपने ही विपक्ष की भूमिका में कुछ खड़े होने लगते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।